नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पर रुद्रा एकेडमी पर जो आपका क्या था संकट मोचन सीरीज़ था वो स्टार्ट हो गया है। इसी सिलसिले में हमने अपना फिजिक्स का चैप्टर 1 निपटा दिया है और उसके बाद हमने केमिस्ट्री सोचा कि स्टार्ट किया जाए। तो केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो लोग पहले पढ़ चुके हैं वो क्या कीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा वीडियो को देख करके, और जो लोग अभी तक केमिस्ट्री का चैप्टर 1 नहीं पढ़े हैं वो क्या कीजिएगा, अच्छे से नोट्स बना करके लिख लीजिएगा। तो यह दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ लिए हैं तब भी इंपॉर्टेंट है, रिवीजन कीजिए। जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, वे तो पढ़ ही लेंगे, सीख लेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री को, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, रासायनिक। अब नाम लिखने की उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्योंकि समय बहुत कम है और पढ़ना बहुत कुछ है। तो इसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जानेंगे, और उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, आपके सबसे जैसे ही आप चैप्टर स्टार्ट कीजिएगा आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया आपका जानते हैं हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया देखिए क्या है, बस सिंपल सा बात है। जब भी कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, विभिन्न गुण वाले किसी दूसरे पदार्थ का निर्माण करता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या है, H2 है। ये क्या करेगा, O2 के साथ अभिक्रिया किया और साथ में बना कर दिया H2O बना दिया। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। यानी कोई भी पदार्थ हो दुनिया का, वो चाहे अकेले हो सकता है या किसी और के साथ मिलकर के अभिक्रिया करे। ठीक है, तो कोई भी दुनिया का पदार्थ हो क्या करे, अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके विभिन्न गुण वाले किसी अन्य पदार्थ का निर्माण करता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन का परिभाषा आप लोगों ने जान लिया। अब इसमें दो बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है। जैसे ही आप केमिकल मतलब रिएक्शन पढ़िएगा, उसमें दो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट आ जाती है। एक आ जाता है आपका अभिकारक और दूसरा आ जाता है प्रतिफल। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, अभिकारक बोलते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ, जिन पदार्थों का निर्माण होता है उन पदार्थों को प्रतिफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिफल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ कि दुनिया का कोई भी पदार्थ अकेले या किसी और के साथ अभिक्रिया करके जो पदार्थ का निर्माण करेगा, उसका गुण का भिन्न हो इससे, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इस रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ मतलब भाग लेते हैं, यानी जिनके द्वारा रासायनिक अभिक्रिया किया जाता है, उन पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक बोलते हैं। इंग्लिश में इन्हें रिएक्टेंट बोला जाता है। रिएक्टेंट बोला जाता है। और इन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिन पदार्थों का निर्माण होता है उन पदार्थों को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिफल बोलते हैं। इंग्लिश में प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ रासायनिक अभिक्रिया, उसमें भाग लेगा जो पदार्थ उसे हम लोग अभिकारक कहेंगे, और इस अभिकारक के फलस्वरूप जो पदार्थ बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिफल कहेंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का क्रियाविधि क्या होता है। आपका रासायनिक अभिक्रिया का क्रियाविधि। ठीक है, अभिक्रिया का क्रियाविधि। ठीक है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है उसी को हम लोगों को इस हेडिंग के द्वारा पढ़ना है। अब यहाँ पे एक बात आप लोग थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि यहाँ पे मैं जो पहले से लिख करके बोर्ड पर लाता हूँ वो ज़्यादा बेटर है कि मैं इस वीडियो में आकर के यहाँ पे सब कुछ लिखूँ, वो बेटर होगा। अब देखो यहाँ पे आपके मैं मतलब क्या राय जानना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं लिख करके लाऊंगा तो क्या होगा, उस समय बचेगा, डायरेक्ट मुझे समझाना होगा। ठीक है, और यदि आप चाहते हो कि नहीं मैं डायरेक्ट वीडियो में ही आकर के लिखूँ, तो उसको भी लिए भी कमेंट कर देना, यहीं पे आकर के डायरेक्ट मैं लिख करके पढ़ा दूंगा। ठीक है, जैसे आप लोग को अच्छा लगे नीचे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब आइए हम लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का क्रियाविधि क्या है। तो क्रियाविधि का मतलब क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है, उसका क्या क्या प्रोसेस है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रियाविधि कहते हैं। तो इसके दो क्रियाविधि है रासायनिक अभिक्रिया का। पहला इसमें क्या काम होता है, पहला काम होता है कि जो आपके अभिकारक होते हैं उसके बॉन्ड क्या होते हैं, टूटते हैं। बॉन्ड के हिंदी में हम लोग कहते हैं बंधन कहते हैं। ठीक है,
तो पहला इसका क्रिया विधि क्या हो जाएगा कि अभिकारकों के बॉन्ड यानी बंधन टूटते हैं, ठीक है, अभिकारकों के बंधन टूटते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी आपका पदार्थ होता है वो क्या होता है, वो परमाणुओं से मिलकर के बना होता है ना, तो परमाणु से मिलकर के बना होता है, तो परमाणु क्या होते हैं आपस में एक वो क्या बोलते हैं बंधन बना करके रहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग उनके साथ रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा कि इन परमाणुओं का आपस में का जो बंधन होता है क्या होता है पहले टूटता है। जैसे कि यहाँ पे मान लो H2 है, तो H2 है तो इसमें बंधन किस तरह से बना होता है, H और H का बंधन बना होता है। O2 है तो इसमें क्या होता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का बंधन बना होता है, ठीक है। तो इस बंधन को पहले क्या किया जाता है रासायनिक अभिक्रिया में तोड़ा जाता है, ठीक है। इस बंधन को क्या किया जाता है तोड़ दिया जाता है, और उसके बाद जो हम लोग प्रतिफल यानी प्रोडक्ट बनाते हैं तो इस प्रोडक्ट के लिए क्या किया जाता है नया बॉन्ड इन लोगों में नया बंधन बनाया जाता है, ठीक है। तो दूसरा क्रिया विधि क्या हो जाएगा, दूसरा क्रिया विधि हो जाएगा कि प्रतिफल के लिए प्रतिफलों का नया बंधन बनता है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बॉन्ड बोलते हैं, बनता है, ठीक है। प्रतिफलों का नया बंधन बनता है। तो पहले से ही H2 आपस में बॉन्ड बना करके था और यहाँ पे ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बना करके था, तो इसमें क्या किया हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया में कि इन दोनों का बंधन क्या किया आपस में से तोड़ दिए, और उसके बाद नया बॉन्ड क्या बनाए प्रतिफल के लिए यह बनाया कि यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन साथ में क्या किया है आपने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, इसके क्रिया विधि में दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो जो आपका प्रतिफल जो आपका क्या होता है अभिकारक होता है इसका बॉन्ड टूटता है, और बॉन्ड टूटेगा उसके बाद प्रतिफल बनाने के लिए नया बॉन्ड बनेगा, ठीक है। दोनों नियम यहाँ पे लिख दिया हूँ। अभी इस सब को लिखने के लिए चिंता मत कीजिए, सब आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो जा करके उस पर सर्च कीजिए टेलीग्राम पर रुद्रा एकेडमी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर का बटन है उसको दबा करके सब्सक्राइब कर लो यार, क्या दिक्कत है। सब्सक्राइब करोगे आपको ही फ़ायदा है कि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन एक मैसेज आपके पास चला जाएगा कि हाँ भैया अजीत सर ने आपको लिए क्या किया है एक नया वीडियो डाल दिया है, तो उसे आप देख पाओगे। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो आप चढ़ाको आप कर लेना, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या जाना यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया का क्रिया विधि भी हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग जानते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं की जो विशेषता होता है उसके बारे में आइए जानते हैं। तो आइए हेडिंग बनाते हैं क्या आपने रासायनिक अभिक्रिया का विशेषता, रासायनिक अभिक्रिया का विशेषताएं, यानी जो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं इसको अब हमें जानना है। तो इसके निम्नलिखित विशेषताएं 5 होगी इसकी विशेषता है, आइए उस सबको जानते हैं। पहला विशेषता क्या है, पहला विशेषता यही है कि गैस की उत्पत्ति होना। कैसे, क्या है विशेषता, गैस की उत्पत्ति, गैस की उत्पत्ति होना। यानी जो भी आपका रासायनिक अभिक्रिया होता है उसमें कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रिया होते हैं जो आपस में जब क्या करते हैं मतलब अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो उसके फलस्वरूप क्या होता है गैस का निर्माण होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ही हम लोग क्या करेंगे HCl को मैंने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम लोग जब सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या बनाता है, ये बना लेता है आपका सोडियम क्लोराइड बना लेता है, NaCl बना लेता है, और साथ में क्या बनता है हाइड्रोजन गैस बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया क्या कि गैस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहला विशेषता क्या जाना, रासायनिक अभिक्रिया का पहला विशेषता हो गया कि गैस का निर्माण होता है। और एग्जाम्पल में समझाने के लिए क्योंकि साइंस कहता है कि हम आपके बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, आप हमें प्रूव करके दिखाइए, तो प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया। एग्जाम्पल क्या है कि जैसे ही हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बनेगा और उसके साथ में हाइड्रोजन गैस आपका मुक्त होगा। यहाँ पे गैस की उत्पत्ति हो रही है, ठीक है। अब दूसरा विशेषता आपका होता है कि अवक्षेप का बनना। क्या होता है, दूसरा विशेषता होता है अवक्षेप का बनना, ठीक है, अवक्षेप का बनना, ठीक है। दूसरा विशेषता क्या है, अवक्षेप का बनना। अब इसके लिए हम लोग इसका क्या करेंगे, इसका मतलब यहाँ पे एग्जांपल देकर के एक समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप समझिए कि अवक्षेप क्या कहलाता है।
यह अवक्षेप क्या कहलाता है? ठीक है, तो अवक्षेप कुछ नहीं है, यह एक क्या होता है, यह एक पदार्थ होता है। अवक्षेप एक पदार्थ होता है जो अभिक्रिया होने के बाद क्या होता है, विलयन से क्या होता है, पृथक होकर के अलग हो जाता है, यानी नीचे जम जाता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, एक विलयन ले लिया, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, पानी डाल दिया है, नमक डाल दिया है और कुछ कंकड़ डाल दिए हैं, ठीक है। क्या डाल दिए हैं, कंकड़। तो इन दोनों को आपस में मिला देंगे सबको, तो क्या होगा, पानी और नमक तो आपस में मिल जाएगा और नीचे क्या होगा, नीचे कंकड़ जो होंगे नीचे जाकर के बैठ जाएंगे। तो नीचे जो कंकड़ बैठे हैं, नीचे बैठ गए हैं, अलग हो गए हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं, ठीक है। तो अवक्षेप का बनना यानी कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं भी होती हैं जिनके फलस्वरूप क्या होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है। अब वे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं उसके लिए हम लोग एक क्या करते हैं, एग्जाम्पल दे करके समझ लेते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, NaCl के साथ क्या करेंगे, यानी NaCl मतलब क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड के साथ हम लोग आपका सिल्वर नाइट्रेट को जब हम अभिक्रिया कराएंगे, क्या कराएंगे, सिल्वर नाइट्रेट को Ag-NO3 का अभिक्रिया जैसे ही हम लोग कराएंगे तो नीचे इसमें क्या बनेगा, अवक्षेप बनेगा आपका, सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। क्या बनेगा, अवक्षेप के रूप में सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। सिल्वर क्लोराइड ये आपका क्या बन जाएगा, अवक्षेप बन जाएगा, ठीक है, अवक्षेप बनेगा। तो जैसे ही आप लोग क्या करते हैं, आपके सोडियम क्लोराइड के साथ हम लोग क्या करते हैं, मतलब आपका सिल्वर नाइट्रेट का अभिक्रिया कराते हैं तो आपका क्या बनता है, अवक्षेप के रूप में सिल्वर क्लोराइड बन जाता है अवक्षेप के रूप में, और उसके साथ ही आपको आपके सोडियम नाइट्रेट भी बनता है। क्या बनता है, सोडियम नाइट्रेट का भी निर्माण होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि अवक्षेप का बनना, कि कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिनके फलस्वरूप क्या होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है। और एग्जामिनर को दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे अपना रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल उसको दे देंगे, ठीक है। अब तीसरा विशेषता क्या होता है, तीसरा विशेषता होता है, यहाँ पे देखिए क्या दिखाई देगा नीचे, हाँ नहीं देखा तो इसको मिटा लिया जाए, यहाँ पे देखो तीसरा विशेषता क्या होता है, तीसरा विशेषता यह होता है कि ताप में परिवर्तन। क्या होता है तीसरा विशेषता, ताप में परिवर्तन। यानी जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो जो भी विलयन का तापमान होता है उस तापमान में भी क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। या तो कभी कभी ऐसा होता है कि तापमान बढ़ जाता है, कभी कभी ऐसा होता है तापमान घट जाता है। एग्जाम्पल के लिए क्या देंगे, एग्जाम्पल के लिए आप चूना देखें, चूना, काले चूना, जैसे घर पेंट होता है उजला कलर वाला, तो जिस चूना में क्या करेंगे हम लोग, पानी डालेंगे तो क्या होगा, उसका तापमान बढ़ जाता है, यानी पूरा गर्म हो जाता है, ठीक है। तो ताप में परिवर्तन हो रहा है ना, यानी हम लोग क्या करेंगे, चूना में हम लोग जब पानी डालेंगे अपना तो क्या होगा, चूना में पानी डालेंगे तो उसका ताप में परिवर्तन होता है, ताप बढ़ जाता है। ऐसे ही कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है जिसमें से क्या होता है, ताप घट जाता है। एग्जाम्पल के तौर में आपके बहुत सारे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, ठीक है। अब इसके बाद होता है क्या, इसके बाद क्या लिखूँ आपको जगह, यहाँ से एक मिनट पहले रुकिए, इसको थोड़ा सा मैं मिटा लूँ, उसके बाद आगे कर। हाँ, तो तीन गो हम लोगों ने क्या जाना, रासायनिक अभिक्रिया का विशेषता जान लिया। चौथा ये विशेषता हम लोग जानते हैं, चौथा विशेषता क्या है, रंग में परिवर्तन। यानी रासायनिक अभिक्रिया के होने के बाद क्या होता है, उसके कभी कभी रंग में भी परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन। अब रंग में परिवर्तन कैसे होगा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, तो उसको आइए हम लोग जानते हैं। जैसे कि आप लोग क्या कीजिए, एक यहाँ पे मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया, कोई बर्तन ले लिया, इसमें हम लोगों ने क्या डाला, यहाँ हम लोगों ने डाल दिया पोटेशियम परमैंगनेट। क्या डाला, पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन इसमें हम लोगों ने डाल दिया, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट का विलयन किस कलर का होता है, बैंगनी कलर का होता है, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट का एक बैंगनी कलर का विलयन हम लोगों ने इस बर्तन में डाला, ठीक है। और इसमें हम लोग जैसे ही क्या करेंगे, नींबू आप लोग देखते हैं, नींबू, उस नींबू के रस को हम लोग जैसे ही इस विलयन में क्या करेंगे, निचोड़ेंगे धीरे धीरे, तो क्या होगा कि इस पोटेशियम परमैंगनेट का जो विलयन होगा, उसमें जो बैंगनी कलर का रंग था, वो रंग क्या होगा, धीरे धीरे गायब होने लगेगा, और क्या होगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया क्या कि रंग में भी परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल के लिए पोटेशियम परमैंगनेट में नींबू रंग डालने पर क्या होता है, रंग में परिवर्तन होता है, ठीक है। अब उसके बाद पांचवा विशेषता क्या होता है, पांचवा विशेषता होता है अवस्था में परिवर्तन। क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब इसको कैसे एग्जाम्पल से हम बताएं, तो आइए इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे आसान है, आप लोगों ने घर पे भी देखा होगा। अवस्था में परिवर्तन मतलब क्या होता है कि कोई पदार्थ यदि ठोस अवस्था में है तो क्या होगा, द्रव में हो जाएगा अभिक्रिया के बाद, द्रव से गैस में हो जाएगा अभिक्रिया के बाद, ठीक है। तो अवस्था में भी परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मोमबत्ती आप लोग देखे हैं, यह आपका क्या हो गया, मान लीजिए एक मोमबत्ती हो गया, ठीक है।
मोमबत्ती हो गया यह, ठीक है, जला दिया हम लोगों ने इसको, ठीक है, जल रहा है। अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि मोमबत्ती जो होता है आपके किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है। जब इसको हम लोग जलाएंगे तो क्या होगा, ये जल करके क्या होगा, द्रव बन करके पिघलने लगता है ना, पिघलने लगता है, ठीक है। तो द्रव बन करके पिघलेगा तो इस किस अवस्था में चेंज हो गया, द्रव अवस्था में चेंज हो गया, ठीक है। और कुछ इसके ऐसे भी भाग होते हैं जो जल करके मतलब गैस बन करके उड़ जाते हैं, तो क्या हुआ, गैस में भी परिवर्तन हो गया। तो यहाँ पर हमने देखा क्या कि यहाँ पे जैसे ही हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया इसमें करवाया तो यह ठोस था, ठोस से क्या हुआ, द्रव में बदला, द्रव से भी गैस में भी चेंज हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देख लिया कि अवस्था में भी परिवर्तन होता है, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए और नोट कर लीजिएगा। और अब रिवीजन कर रहे होंगे तो रिवीजन कीजिए आराम से, ठीक है, नोट करने की आवश्यकता नहीं है। तो रासायनिक अभिक्रिया की कुल विशेषताएं हमने कितना जाना, 5 को जाना। पहला विशेषता हम लोगों ने क्या जाना था, पहला विशेषता हम लोगों ने जाना था कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, गैस की उत्पत्ति होती है। दूसरा विशेषता जाना कि अवक्षेप का बनना, यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप बनता है। तीसरा विशेषता हम लोगों ने जाना था कि क्या होता है उसमें उसके ताप में परिवर्तन होता है, ठीक है, जैसे चूना वाला देखे हम लोगों ने। उसके बाद चौथा विशेषता जाने कि रंग में परिवर्तन होता है, और पांचवा विशेषता क्या जाने कि अवस्था में भी परिवर्तन होता है। अब चलिए इसको मिटा लें हम लोग, और उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया तो जान लिया, अब जानते हैं रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में, यानी केमिकल इक्वेशन के बारे में अब हम लोग समझेंगे। तो यह क्या है, सिंपल सा बात समझिए कि कोई भी पदार्थ क्या होता है जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो उसके क्या होते हैं, कुछ ना कुछ सूत्र होता है या कुछ संकेत होता है, ठीक है। तो किसी भी मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। संक्षिप्त निरूपण क्या होता है, तो कोई भी पदार्थ हो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके सूत्र या संकेत की मदद से क्या करेंगे, इतना बड़ा है तो उसको छोट बूटी करके हित्ती बूटी में लिख देंगे, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण का सीधा सीधा मतलब समझो कि कोई बड़ा सा नाम है, उसको क्या करना है, एकदम छोटा सा करके लिख देना है, क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। मान लो इतना बड़ा इस लाइन को हम लोगों को क्या करना है, पूरा एकदम हित्ती बूटी कर देना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। अब परिभाषा लिखने को बोले तो बोल दीजिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे समझिए, एग्जाम्पल पर समझिए कि आप मान लीजिए क्या क्या आपने हाइड्रोजन एक रासायनिक अभिक्रिया हम लोगों ने कराया, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। चलो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ हम लोगों ने अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा आपका, H2O बनता है ना, H2O, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या इतना बड़ा सा आपका क्या है, एक अभिक्रिया है, हिंदी में लिखेंगे तो क्या होगा, इतना बड़ा बड़ा हो जाएगा। अभी H2O को भी हिंदी में और लिखूंगा तो इतना बड़ा आएगा, ठीक है। तो क्या नाम क्या हो जाता है, बड़ा बड़ा हो जाता है। इन्हीं बड़े बड़े नामों को क्या करना है, इनके संकेत जो होता है या फिर जो सूत्र होता है उसकी सहायता से छोटा करके लिख देना है, क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है तो इसको लिख दिए H2 और ऑक्सीजन को O2 लिख दीजिए, दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा, बना क्या देगा, H2O, ठीक है। यही आपका क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। कि ऊपर इतना बड़ा नाम था, इसको हम लोगों ने छोटे से फॉर्म में लिख दिया, क्या कहेंगे, इसको रासायनिक समीकरण कहेंगे। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से संक्षिप्त निरूपण यानी छोटा करके लिख देना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। अब रासायनिक समीकरण को लिखने के कुछ नियम होते हैं, आइए उन नियमों को भी जान लेते हैं। कुछ नियम, वही 5 गो नियम होता है, 5 को आइए हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे पहला नियम क्या कहलाता है कि आपको तो पता ही है कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, एक अभिकारक होता है, दूसरा प्रतिफल होता है, ठीक है। तो पहला नियम क्या कहता है कि पहला नियम कहता है यही कि जो आपके अभिकारक होते हैं उनको क्या करना है, उनके सूत्रों या संकेतों के मदद से छोटा करके किस साइड लिखना है, समीकरण के आपके दाईं ओर लिखना है। किस तरह, सॉरी दाईं नहीं, बाईं ओर, लेफ्ट साइड में, ठीक है, बाईं ओर लिखना है, ठीक है। जो भी अब आपके अभिकारक होंगे, एक मिनट,
अभिकारक होंगे उसको आप कहाँ लिखिएगा, समीकरण के बाईं ओर, ठीक है। और यदि दो गो आपका कहीं अभिकारक हो गया तो उन दोनों के बीच में क्या देना है, हमें प्लस का चिन्ह देना है। जैसे कि मान लीजिए एक अभिकारक ए है और एक अभिकारक बी है, तो इसको ए बी नहीं लिखेंगे, बीच में क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह देंगे, ठीक है। तो यही कहता है आपके ये दोनों नियम कि जो आपके अभिकारक होंगे किस साइड होंगे, बाईं ओर होंगे, और बीच में क्या होगा, प्लस का चिन्ह होगा। अब दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम प्रतिफल के लिए है, दूसरा नहीं तीसरा नियम आएगा ना। हाँ, तो तीसरा नियम यही कहता है कि जो आपका प्रतिफल होगा वो रासायनिक समीकरण के किस ओर होगा, राइट साइड में होगा, ठीक है। तो राइट साइड में क्या होगा आपका, राइट साइड यानी आपके दाईं ओर, ठीक है। दाईं ओर में क्या होगा, आपका प्रतिफल होगा, प्रतिफल होगा, ठीक है। यदि दो गो आपका प्रतिफल है तो उन दोनों के बीच में क्या लगेगा, प्लस का चिन्ह लगेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे सी है और यहाँ पे डी है, दो गो आपका प्रतिफल है तो दोनों के बीच में क्या होगा, प्लस का चिन्ह होगा, ठीक है। और अब ये आपका क्या हो गया, चौथा नियम हो गया। पांचवा नियम आइए जानते हैं। पांचवा नियम क्या कहता है, पांचवा नियम यही कहता है कि आपके जो होता है, आपके ये अभिकारक हो गया और प्रतिफल हो गया, इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक तीर का चिन्ह होगा, ठीक है। तो तीर का चिन्ह के लिए क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे चारों पांचों नियम आपको समझा देता हूँ। पहला नियम क्या कहता है कि जो भी आपका अभिकारक होगा किस साइड लिखेंगे, उसको बाईं ओर लिखेंगे। तो अभिकारक मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक ए है, इसको क्या किया हम लोगों ने, बाईं ओर लिख दिया इधर, ठीक है। कहता है यदि दो गो अभिकारक है तो बीच में प्लस का चिन्ह होगा, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे दिया। अब दो गो के लिए यहाँ पे एक और पदार्थ हम लोगों ने ला दिया, ठीक है। अब यह वाला नियम क्या कहता है कि आपके कि अभिकारक और प्रतिफल के बीच में तीर का चिन्ह होगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने तीर का चिन्ह भी दे दिया, ठीक है। अब कहता है आपका तीसरा नियम कि प्रतिफल हमेशा किस ओर होगा, तो ये होगा दाईं ओर, दाहिने साइड में होगा। तो चलो दाहिने साइड में हम लोगों ने क्या दिया, यहाँ पे दे दिया। और दो गो यदि प्रतिफल है तो बीच में प्लस का चिन्ह होगा, तो प्लस का चिन्ह भी दे दिए, ठीक है, डी भी दे दिए, और बीच में तीर का चिन्ह भी दे दिए। यही आपका नियम है कि जब भी आप रासायनिक समीकरण लिखिएगा तो लेफ्ट साइड में क्या कीजिएगा, यानी आपके बाईं ओर में क्या कीजिएगा, बाईं ओर में कीजिएगा अभिकारकों को लिखिएगा, और दाईं ओर यानी राइट साइड में क्या कीजिएगा, प्रतिफल को लिखिएगा। दो गो अभिकारक होगा तो बीच में प्लस का चिन्ह दे गया, दो गो आपका प्रतिफल होगा तो उसमें भी बीच में क्या होगा, प्लस का चिन्ह होगा, ठीक है। और अभिकारक और प्रतिफल के बीच में एगो तीर का चिन्ह जोड़ दीजिएगा, बस काम किया, खत्म। यही नियम है आपका रासायनिक समीकरण लिखने का, ठीक है। अब बात आता है रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक समीकरण जो होता है आपका दो प्रकार के होता है, ठीक है, दो प्रकार के। एक नंबर होता है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। कौन सा होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण होता है, ठीक है। और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण, इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, तो जो मतलब वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें क्या होता है, दोनों और पदार्थों के परमाणुओं की संख्या क्या होता है, बराबर होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। और वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें क्या हो, दोनों और पदार्थों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं हो, उसे हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे, ठीक है। अब आता है आगे बात आपका कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का नियम बताइए, ठीक है। तो इसको हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। तो यदि वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो क्या समझ में नहीं आया नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और इसके आगे हम लोग मतलब रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का नियम हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। उसमें डिटेल में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपका संतुलित रासायनिक समीकरण होता है, किस तरह से असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है, सबको हम लोग संतुलित कैसे करेंगे यानी बैलेंस कैसे करेंगे, इन सबको अगले वीडियो में